जय हिंद। आज की क्लास में हिंदी वर्णमाला पढ़ाएंगे। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, कितने भेद होते हैं इसमें। हिंदी वर्णमाला में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ये होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर को कहते हैं अच और व्यंजन को कहते हैं हल। और हिंदी वर्णमाला में आज आपके स्वर पढ़ाएंगे। आज देखो, स्वर होता है और एक होता है व्यंजन। स्वर होते हैं ये छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि, ए आए ओ आओ, ये होते हैं स्वर। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। अन्न और आह छूट जाता है, वो अयोगवाह में आते हैं। 11 कुल स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। ठीक, ये हो गए 11 स्वर। अब इसमें से छोटी बड़ी और ऋषि ये तीनों आते हैं स्त्रीलिंग में, तो इनको कहते हैं स्त्रीलिंग। छोटी, बड़ी और ऋषि ये होते हैं स्त्रीलिंग। पेपर में आ जाए पूछ ले कि छोटा बड़ा में या वर्णमाला में स्त्रीलिंग कौन से होते हैं, तो छोटी और बड़ी ऋषि होते हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं। ये होते हैं स्त्रीलिंग। ठीक, अब अगर इसमें पूछ ले कि मात्रा कितनी होती है, तो छोटा आ में कोई मात्रा नहीं होती, बाकी सभी में मात्राएं होती है। तो इनमें कुल में 11 स्वर होते हैं, तो छोटा आ में कोई मात्रा होती नहीं है, तो टोटल बचे 10। तो इसमें केवल 10 मात्राएं होती हैं। वर्णमाला में 10 मात्रा होती है। वर्णमाला में 10 मात्राएं होती हैं। 10 मात्राएं होती। पेपर में कभी सी टेट यूपी टेट में होता है कितनी मात्राएं होती है, तो यही होता है, यही क्वेश्चन होगा। 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर में छोटा आ में कोई मात्रा नहीं होती, बाकी सब में होती। तो 11 स्वर में एक हटा दो तो 10 बचता है, तो उतनी मात्रा हो जाती। स्वर में 10 मात्रा होती है। छोटा आ में कोई मात्रा नहीं होती। आ में कोई मात्रा नहीं होती। अगर संस्कृत में पूछे कि संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर, तो संस्कृत में 13 होते हैं। हिंदी में 11 होते हैं। हिंदी में वर्णमाला 11 होते हैं और संस्कृत में होते हैं 13। संस्कृत में 13 मात्रा होती है। हिंदी में अगर पूछे कि कितने स्वर होते हैं, तो होते हैं 11। संस्कृत में पूछे तो संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। ठीक, अब जैसे स्वर हो गया, स्वर के भेद कितने होते हैं, तो जैसे मात्रा के आधार पर अगर देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं स्वर। मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। मात्रा के आधार पर जैसे पहले हो गया इसमें ह्रस्व स्वर, छोटा मतलब। दूसरा हो गया दीर्घ स्वर। मात्रा के आधार पर 3 स्वर होते हैं। पहले ह्रस्व स्वर हो गया, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत स्वर हो गया। ह्रस्व स्वर में 4 स्वर आते हैं। ये छोटी बात करें इसमें, तो इसमें 4 स्वर होते हैं। इसमें 4 स्वर आते हैं। अब इनकी पहचान, जैसे छोटा हो गया, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि, ये 4 स्वर ह्रस्व स्वर होते हैं। छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि, इनको मूल स्वर भी कहते हैं। ये मूल स्वर है। इनको बोलने में कम समय लगता है, मतलब इसमें बोलने में कम समय लगता है। कम समय लगता है। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, मतलब बड़े, तो बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ये सब आ जाते हैं। बड़ा इसमें आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में ये 7 स्वर आते हैं जो बच जाते हैं, जैसे बड़ा, बचा, बड़ी, बड़ाऊ, ए आए ओ आओ, ये होते हैं
दीर्घ स्वर। बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और औ। इनमें क्या है ना, इनमें बहुत समय लगता है, बोलने में ज़्यादा समय लगता है, बोलने में ज़्यादा समय लगता है। भी बोलते हैं, संधि स्वर भी बोलते हैं। इनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, इसलिए ये दीर्घ स्वर होते हैं। प्लुत स्वर जो होता है, इसमें जैसे ओम लिखा जाता है ना, तो इस तरह ओम होता है, तो ये होता है दीर्घ स्वर। इसमें 3 मात्रा का समय लगता है या ज़्यादा, इन दोनों से इसमें ज़्यादा समय लगता है, इसमें ज़्यादा समय लगता है। अब फिर से समझ देखो, मात्रा के आधार पर 3 प्रकार से के स्वर होते हैं। पहले होता है ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, इसमें 1 मात्रा का समय लगता है, कम समय बोलने में लगता है, ये 4 होते हैं। तो छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि, ये होता है मूल स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, ये 7 होते हैं, इनमें ज़्यादा समय लगता है बोलने में, इनको संधि स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो मात्रा का, इनमें 2 मात्रा का समय लगता है ना, 2 मात्रा से ये बनते हैं, तो इसलिए इनको दीर्घ स्वर भी कहते हैं। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ, ये होता है दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर होता है, प्लुत स्वर इसको कहते हैं, जिसमें ओम ओम लिख गए, प्लुत स्वर होता है, इसमें समय ज़्यादा लगता है, इसको कहते हैं प्लुत स्वर। ठीक, देखो स्वर मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब ये होता है कि जिसमें कम समय बोलने में लगता है, जैसे छोटा है, छोटी है, बड़ी, छोटी है, छोटा ऊ है और ऋषि, ये होते हैं ह्रस्व स्वर। टोटल 4 होते हैं, इनको मूल स्वर भी कहते हैं, इनमें बोलने में कम समय लगता है, ये लघु स्वर भी इनको कहते हैं, इनमें कोई मात्रा नहीं होती है। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, इसमें 2 मात्राएं होती है, ये 7 होते हैं, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ, ये होते हैं दीर्घ स्वर। इनको दीर्घ स्वर भी कहते हैं, संधि स्वर भी कहते हैं, या गुरु स्वर, ये कोई भी नाम हो सकता है इनका। पूछ ले परीक्षा में कि गुरु स्वर कौन होता है, तो यही होते हैं, संधि स्वर यही होते हैं, क्योंकि इनमें 2 मात्राएं लगी रहती है, इसमें 1 मात्रा होती है, इसमें 2 मात्रा होती है। इसको दीर्घ स्वर भी कहकर, दीर्घ को मतलब बड़ा, बोलने में भी ज़्यादा इसमें समय लगता है, जैसे छोटा बोलने में कोई समय नहीं लगता, बड़ा बोलने में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इनको दीर्घ स्वर भी कहते हैं। तीसरा होता है प्लुत स्वर, इसमें वो एक ही एग्जाम्पल आज तक मिला है, ये होता है ओम, जिसमें ज़्यादा समय लगता है, यह भी संस्कृत में यूज होता है, हिंदी में नहीं होता है। ठीक, दीर्घ स्वर में ये 7 स्वर आते हैं, बड़ा, बड़ी, ऊ, ए, आए, ओ, आओ, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्वर दीर्घ स्वर के आते हैं, 7 स्वर। इसमें 1 2 और 3 ये होते हैं मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर कि मूल स्वर, तो मूल स्वर होते हैं ये तीनों, बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ। अब इनको जैसे मूल स्वर कहते किस लिए, क्योंकि ये सेम अपने ही अक्षर से मिलके बड़ा बनते हैं। जैसे बड़ा बनाना है तो छोटा आ प्लस छोटा, ये हो गया बड़ा, ये समान स्वर से बनते हैं, इसलिए इनको मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। और जैसे ई हो गया तो इसमें छोटी ई प्लस ई, ये हो गई बड़ी। और फिर ऊ बनाना है तो छोटा ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ, ये होते हैं मूल दीर्घ स्वर, जो अपने ही समान अक्षर से बनते हैं। इनकी संख्या होती है 3। पेपर में पूछ लेता है कि मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो होते हैं 3, और इनकी संख्या 3 होती है। अब ये बनते कैसे, अपने समान अक्षर से बड़ा अक्षर बन जाए, जैसे छोटा है, छोटा मिलके बड़ा हो गया, छोटी छोटी ये बड़ी हो गई, छोटा ऊ और छोटा ऊ होके बड़ा ऊ बन गया। ये होते हैं मूल दीर्घ स्वर, इनकी संख्या होती है 3। स्वर तो ये पूरे दीर्घ स्वर आते हैं, इनमें से ये 3 होते हैं मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर में छोटा और छोटा मतलब अपने ही अक्षर से बन के, अपने ही अक्षर को मिला के बड़ा बनता है, इसलिए मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। पेपर में पूछता है कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो छोटा, छोटी और वो बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ, ये होते हैं मूल दीर्घ स्वर। ठीक, दीर्घ स्वर में 3 होते हैं मूल दीर्घ स्वर, और ये होते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर।
अब दूसरा है संयुक्त दीर्घ स्वर। अब ये जो चार बचते हैं ये संयुक्त दीर्घ स्वर होते हैं। ये होते हैं मूल स्वर और ये होते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर। ये दीर्घ स्वर के ही ये दूसरा पार्ट होता है। ये पहला पार्ट इसका बनता है मूल स्वर, मूल दीर्घ स्वर, दूसरा होता है संयुक्त दीर्घ स्वर। अब इसमें ये बड़े हो गया, ये ओ हो गया, ये अ हो गया। अब ये अपने से असमान स्वर से मिलके बनते हैं। ये अपने समान स्वर से मिलके बनते थे, ये अपने असमान स्वर से मिलके बनते हैं। उनकी संख्या 3 होती थी, इनकी संख्या 4 है। अब इसे ए बनाना है तो छोटा प्लस छोटी बराबर ए। अब ये वाला बनाना है तो छोटा प्लस ये वाला ए आ जाएगा तो हो गया ए। ठीक। अब वो बनाना है तो छोटा आ प्लस छोटा ऊ बराबर हो गया ओ। अब बड़ा वाला बनाना है तो छोटा आ प्लस ओ बन जाएगा आओ। ये होते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर 4। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त दीर्घ स्वरों की संख्या 4 होती है। संयुक्त दीर्घ स्वर 4 होते हैं। ठीक। संयुक्त दीर्घ स्वर हैं। ए बनाने के ए में मतलब असमान स्वर आ जा, मतलब अपने से असमान स्वर से जो मिलके बनता है उसे कहते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर। और जो मूल दीर्घ स्वर होते हैं वो अपने समान अक्षर से बनते हैं, ये असमान अक्षर से बनते हैं। जैसे ए पूछ ले, ए किस किस मात्रा से मिलके बना है या ए में कौन कौन सी मात्रा है, तो ए में छोटा आ की मात्रा छोटी ई की मात्रा मिल के फिर ए बनता है। और फिर ये वाला ए पूछे तो छोटा आ और ए मिल के ए बनता है, और छोटा आ छोटा ऊ मिल के ओ बनता है, छोटा आ और ओ मिल के औ बनता है। ये होता है संयुक्त दीर्घ स्वर। इनमें ये लोग इसमें ये सब ऐड रहता है, इसलिए इसको कहते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर। मतलब अपने से असमान स्वर से मिलकर बना होता है, उसे कहते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर। इनकी संख्या होती है 4। ये होता है। ये ऋषि है, ऋषि को कहते हैं दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। इसको कहते हैं दीर्घ स्वर या गुरु स्वर भी इसको कहते हैं। जैसे पेपर में पूछ ले कि गुरु स्वर कौन होता है, तो गुरु स्वर होता है ऋषि। ये गुरु स्वर या दीर्घ स्वर ऋषि को कहते हैं। ये हो गया ऋषि। और एक और आता है ये, इसमें 2 ठो ऐसे लगा रहता है। ये संस्कृत में यूज होता है, इस हिंदी में नहीं होता। ये संस्कृत में प्रयोग होता है, इसको री बोलते हैं कुछ ऐसे संस्कृत में। संस्कृत में होते हैं। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर होता है, ये संस्कृत में ये इसमें एक मात्रा उतारी रहती है, इसमें 2 सब में यूज होती है। इसको लघु स्वर, संस्कृत में इसको लघु स्वर भी कहते हैं, इसको लघु स्वर कहते हैं। ठीक। पॉइंट बना लिए। मूल दीर्घ स्वर 3 होते। मूल दीर्घ स्वर 3 होते हैं। देखो मूल दीर्घ स्वर होते हैं 3। इसमें आता है बड़ा ई और ऊ। ठीक। ये होते हैं मूल दीर्घ स्वर। और ये होता है संयुक्त दीर्घ स्वर 4। संयुक्त दीर्घ स्वर 4 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल दीर्घ स्वर होते हैं 3, बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ। और संयुक्त दीर्घ स्वर होते हैं 4, ए आए, छोटा ए ओ और औ। ये होते हैं 4 दीर्घ स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर। और मूल दीर्घ स्वर होते हैं 3, संयुक्त दीर्घ स्वर होते हैं 4। ठीक। एक होता है ये लिरी, ला के नीचे ये ऊ। ये एक होता है ये लिरी होता है। हिंदी में इसको विलुप्त माना जाता है।
हिंदी में विलुप्त माना जाता है, विलुप्त माना जाता है। लृ को हिंदी में विलुप्त माना जाता है, हिंदी में लृ को नहीं जोड़ा जाता, ये संस्कृत में पढ़ाया जाता है तो संस्कृत में इसका यूज होता है, हिंदी में जो विलुप्त रहता है। ठीक, अब इतना हो गया। अब इसका उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान देखो, कंठ से छोटा बड़ा आ, यह बोला जाता है कंठ से। ठीक, छोटा बड़ा कंठ से बोला जाता है। और फिर कंठ के बाद आता है तारुआ या तालु, इसमें बोला जाता है छोटी और बड़ी, छोटी बड़ी, ये बोला जाता है तालु से। कंठ हो गया, तालु। एक होता है मूर्धा, मूर्धा, मूर्धा से बोला जाता है ऋषि। ठीक, इतना लिख लो। ओठ से बोला जाता है ओष्ठ, ओठ से बोला जाता है छोटा ऊ और बड़ा ऊ। और दांत से इसमें कुछ नहीं बोला जाता, दांत से कोई स्वर नहीं बोला जाता, कोई स्वर नहीं बोला जाता। ओठ से छोटा ऊ बड़ा ऊ बोला जाता है, दंत से कोई स्वर नहीं बोला जाता, कंठ से छोटा बड़ा, तालु से छोटी बड़ी, और मूर्धा से ऋषि। अब बचा ए और ये, ओ और। तो ये कंठ और तालु मिला के बोला जाता है ए और औ, तो इसको लिखा जाएगा कंठ तालव्य। कंठ तालव्य से बोला जाता है ए और ए। ये इसलिए बोला जाता है कि छोटा और छोटी ई मिल के बनता है ए। जैसे ये लिखना है तो इसमें लिखा जाता है, पीछे वाला पिछला बता है छोटा प्लस छोटी ई बनता है ए। और फिर इसमें जैसे बड़ा ए बनाना है तो इसके लिए इसको छोटा प्लस ए बन जाता है ए। ये हो गया कंठ तालव्य। अब कंठ ओट, ये ओ और औ बचा है तो छोटा आ और छोटा ऊ मिलके बनता है ओ, और छोटा आ और ऊ बन जाता है बड़ा ऊ। तो ये हो गया कंठ तालव्य। अब इसमें लिखा जाएगा कंठ ओष्ठ, कंठ और ओठ दोनों मिलाकर कंठ ओष्ठ, इससे मिलके बनता है ओ और आओ। अब ये कैसे बनता है इसको देखो, जैसे ओ लिखना है तो ये हो गया कंठ का या, कंठ का आ ले लो और ओठ का ऊ ले लो, तो छोटा आ प्लस ऊ बनेगा ओ, ये आ गया। अब ये आओ बनाना है तो छोटा आ प्लस ये ओ आ जाएगा तो बनेगा आओ। ठीक, ये बोला जाता ए और ए बोला जाता है कंठ तालव्य, कंठ को मिला के और तालु को मिला के बोला जाता है ए ओ। और कंठ ओष्ठ होता है, ये कंठ हो गया ये ओष्ठ हो गया, दोनों को मिला के ओ और औ बोला जाता है। ठीक, तो सही हो गया। पहले कंठ से छोटा बड़ा बोला जाता है, तालु से छोटी बड़ी बोला जाता है, मूर्धा ऋषि होता है, ओठ से छोटा ऊ और बड़ा ऊ बोला जाता है। अब बचेगा छोटा ए आए ओ आओ, तो इसके लिए कंठ और तालु को मिला दो तो छोटा आ प्लस ई मिल के बन जाता है ए, और छोटा आ और ई मिल के बन जाता है आए। तो छोटा आ प्लस ई मिल के बनेगा ए, और छोटा ए ये वाला ए आ जाएगा, ए बनाने के लिए छोटा आ प्लस ए बराबर बनेगा आए। अब ये कंठोष्ठ है, ओ और कंठ और ओष्ठ दोनों मिलके बनता है, तो कंठ ये हो गया ओष्ठ ये हो गया, तो इसका छोटा इसका छोटा ऊ, तो छोटा आ और छोटा ऊ मिलके बन जाता है ओ, और फिर ओ यहाँ पे उतार लो, छोटा आ ये आ गया ओ ये आ गया तो वो बन जाएगा बड़ा ओ।
तो ओ औ होता है कंठोष्ठ, ए और ओ होता है कंठतालव्य। इतना याद हो जाएगा, ठीक। और दंत से कोई स्वर नहीं बोला जाता। हिंदी वर्णमाला में छोटा बड़ा में दंत से कुछ नहीं बोला जाता है, बाकी व्यंजन में दंत से रहता है, लेकिन स्वर में नहीं बोला जाता है, ठीक। ये कंठ, तालव्य, ओष्ठ, ये अब एक होता है अयोग वाह। अयोग वाह, ये होता है अन्न और आहा। यह न तो स्वर में बोला जाता है न व्यंजन में, न स्वर में आते हैं न व्यंजन में। अन्न न स्वर है और न व्यंजन है, ठीक। ये अयोग वाह होते हैं, अन्न और अब ये होता है अन्न, जो होता है ये होता है अनुस्वार। आहा जो होता है ये होता है अयोग वाह। अन्न होता है अनुस्वार और ये होता है विसर्ग। आहा होता है विसर्ग। ये जैसे अन्न होता है, अन्न है, ये नासिका से बोला जाता है, नासिका से, ठीक। अयोग वाह में दो आते हैं, अन्न और आहा। न ये स्वर होता है न व्यंजन होता है। अन्न होता है अनुस्वार में, ये नासिका से बोला जाता है। आहा जो होता है ये विसर्ग होता है, ये कहीं से नहीं, ठीक है। आहा विसर्ग में आता है। अब कल बताएंगे दूसरा। इतना समझ में आ गया। देखो अयोग वाह होता है अन्न आहा, न ये स्वर में गिनती होती है इनकी, न व्यंजन में गिनती होती है। न ये स्वर होते हैं न व्यंजन होते। अन्न को अनुस्वार कहते हैं, आहा को विसर्ग कहते हैं। अन्न का मतलब अन्न जो होता है ये अन्न के बाद आता है आहा, इसको बोला जाता है नासिका से, और ये होता है विसर्ग। आहा इसमें कोई मतलब नासिका तालु कुछ नहीं लगता है इसमें, अन्न ये नासिका से बोला जाता है, बस हो गया। कल इसके आगे पढ़ाएंगे, ठीक। कल इसके आगे हो।